वेलकम बैक टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस का यानी हमारी ईवीएस का यूनिट 5 का चैप्टर 4। हम ऑलरेडी हमारी चारों यूनिट और यूनिट 5 के तीनों चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रदूषण। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सब लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परिचित हो। आप लोगों को पता है कि प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, और प्रदूषण को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है इसमें हम मेनली जो है ज़्यादा नदियों के प्रदूषण और मतलब कि जल प्रदूषण वगैरह ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नदियों का प्रदूषण। तो भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, लेकिन आज के समय में जल बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। देखो, आप लोगों को भी पता है हमारे भारत के अंदर कितनी सारी नदियाँ बहती हैं, लेकिन आज के टाइम पे सारी नदियाँ कितनी गंदी हो चुकी है। एग्जाम्पल के टाइम पे आप यमुना नदी और गंगा नदी को ही ले लो, उन दोनों में जल यानी पानी कितना गंदा होता जा रहा है। गंगा नदी को तो आप एक बार फिर भी छोड़ दो, क्योंकि अब देखो आप अपनी यमुना नदी को, दिल्ली वाली जो यमुना नदी है उसमें कभी जाके देखो कितना कूड़ा है, और किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से, और वही है नदियों का प्रदूषण। नदियों के जल के अंदर हमारा फेंका गया सारा कूड़ा करकट, ठीक है ना, वो सब क्या हो जाता है? नदी प्रदूषण। भारत में हमेशा से नदियों को पूजनीय माना जाता है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर हमेशा से बहुत पुराने टाइम से नदियों को पूजनीय यानी कि पूजा करने के लायक माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हम अपनी गंगा मैया को यानी गंगा नदी को कितना पूजते हैं, कितना मानते हैं, उनके जल को हम कितना शुद्ध मानते हैं। ऐसे हम अपनी यमुना नदी को कितना पूजते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं हम हर नदी को पूजते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमेशा से नदियों को पूजनीय यानी कि पूजा के लायक माना जाता है। लेकिन आज नगरीकरण की सभ्यता, पॉलीथीन, कूड़ा कचरा नदियों में फेंकने के कारण नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है? देखो, नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण मतलब नगरों का विकास। देखो, कोई गांव है, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती जा रही है, अच्छे अच्छे घर बनते जा रहे हैं, दुकानें बनती जा रही हैं, सड़कें बन रही है। तो ये सब क्या हो रहा है? किसी जगह का नगरीकरण हो रहा है, वो नगर के अंदर यानी सिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो नगरीकरण की सभ्यता की वजह से, पॉलीथीन की वजह से और कूड़ा कचरा जो हम नदियों में फेंकते हैं, इसके कारण हमारी नदियाँ हर रोज़ बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था हम नदियों में कूड़ा कचरा जो डालते हैं सारा, देखा, तो उसी को क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। ठीक है, तो इसी की वजह से मतलब हमारी ही वजह से हमारी नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है, जिसका बुरा प्रभाव आज समाज पर पड़ रहा है तथा लोग कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। अब देखो, जैसे नदियों का जो जल है वो गंदा होता जा रहा है, तो उसका जो पूरा असर है यानी कि जो गंदा असर है, बुरा असर है, वो हमारे समाज पर पड़ रहा है। क्यों? देखो, क्या होता है, नदियों का साफ पानी कम होता जा रहा है और नदियों के अंदर सारा गंदा पानी होता जा रहा है। अगर कोई उस नदी का पानी पी लेता है तो वो बीमार हो जाएगा। तो इसी वजह से नदियों का जो प्रदूषण है उसका बुरा असर हमारे समाज पर पड़ रहा है और लोग कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा गंगा, यमुना, कृष्णा या कावेरी, सभी नदियों के साथ प्रदूषण की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम जितनी भी नदियां हैं, मैंने बोला जितनी भी नदियां हैं, अब उनमें गंगा, यमुना, कृष्णा या कावेरी ये सब नदियाँ आ जाती हैं। तो इन सब की जो प्रदूषण की ये अपनी अपनी समस्याएं हैं। नेक्स्ट हमारा, इन नदियों का पानी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तब ये जितनी भी नदियाँ हैं, इन सब नदियों का पानी किसान जो है अपनी फसल की सिंचाई में इस्तेमाल करता है, यानी सिंचाई के लिए उपयोग करता है। तो देखो, अब ये गंदा पानी, अगर यहाँ पे मेरी फसलें उगी हुई हैं, ठीक है, अब ये अगर गंदा पानी मैं अपने यहाँ पे आके फसलों को दे दूंगी, तो मेरी फसलों को अंदर ये जितने भी इस गंदे पानी के अंदर का जितना भी गंदा सामान होगा यानी पोटेशियम, सोडियम, जितना भी ज़्यादा अमाउंट में होगा, वो सब मेरी फसलों के अंदर चला जाएगा और मेरी जो भी फसल है इसके अंदर ये सब गंदे पानी के बुरे असर देखने को मिलेंगे। यानी कि मेरी फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना, क्या पता उसमें कीड़े लग जाए जल्दी, या फिर वो बहुत अच्छी क्वालिटी की ना हो, गंदी क्वालिटी हो जाए उसकी। तो ये सब उस पर बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नदियों, तालाबों एवं भूमिगत। देखो, मैं पहले बता देती हूँ ये भूमिगत क्या था। भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड, यानी कि मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको बोलते हैं भूमिगत जल। तो नदियों, तालाबों एवं भूमिगत जल को मनुष्यों ने प्रदूषित किया है। तो अब ये नदियों का पानी, तालाबों का पानी, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर को भी हम लोगों ने बहुत हद तक प्रदूषित कर दिया है। मनुष्य ने सागर के जल को भी छोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे आ गए जल को भी नहीं छोड़ा है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखना भूल गई थी, तो ठीक है, आप लिख लीजिएगा। हम लोगों ने
सागर यानी कि समुद्र, जो इतने बड़े बड़े समुद्र है, ठीक है ना, हम लोगों ने समुद्र के पानी को भी नहीं छोड़ा प्रदूषित किए बिना। क्या कहते हैं, लोग जाते हैं हम तो बीच पे घूमने जा रहे हैं, गोवा बीच जा रहे हैं, मुंबई बीच जा रहे हैं, वहाँ पे जाके करते क्या है, गंदगी फैलाते हैं। किसी ने कुछ खाया, सारे अपने प्लास्टिक के पॉलीथीन्स के जितने भी रैपर्स होते हैं सब बीच पे फेंक के आ गए, प्रदूषण हो गया ना जल में। तो हम लोगों ने समुद्र को भी नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न सागरों, यानी देखो यहाँ पे सागरों का या फिर आप लिख लो या फिर समुद्रों लिख लो, ठीक है ना। तो विभिन्न समुद्रों का जल भी प्रदूषित होता जा रहा है, यानी अलग अलग समुद्र का जो पानी है वो प्रदूषित होता जा रहा है। सागर किनारे कई स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सागर किनारे कई छोटी छोटी बस्तियां बस गई हैं। देखो क्या हो रहा है, आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा टूरिज्म चल रहा है, यानी हर कोई घूमने जाता है। मैंने भी आपको बोला था हर कोई बीच पे जाना पसंद करता है, गोवा बीच, मुंबई बीच या फिर केरल वगैरह के जो बीचेस है सब घूमना पसंद करते हैं। लेकिन अब उसकी वजह से क्या हो गया है, अब जैसे हमारा समुद्र है तो अब जब लोग घूमने आएंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी हैं। तो अब ये लोग भी अपने सारा कूड़ा कचरा यहीं फेंकते हैं, और जो हम लोग घूमने जाते हैं हम भी अपना सारा कूड़ा कचरा यहीं फेंक देते हैं समुद्र के आसपास, जिसकी वजह से हमारे समुद्र का पानी भी गंदा होता जा रहा है। उन बस्तियों में किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं। देखो शौच का मतलब यहाँ पे आ गया टॉयलेट, ठीक है, और तथा घर के कूड़े कचरे को भी सागर के जल में ही बहा देते हैं, जिससे सागर का जल प्रदूषित होता है। मैंने अभी आपको बताया समुद्र के किनारे जितनी भी बस्तियां बस जाती है ये अपने घर का सारा कूड़ा कचरा इधर ही गिरते हैं। अब इनके घर में वॉशरूम वगैरह तो होते नहीं है, तो ये सब समुद्र के पास ही जाते हैं वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी के लिए, यानी सब वॉशरूम वगैरह करने के लिए समुद्र के पास जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, सारा का सारा कूड़ा कचरा एक तो इसमें फेंक रहे हैं, ऊपर से ये अपना मलमूत्र भी इसी के अंदर फेंक रहे हैं, तो हमारा जल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। आज यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली का लगभग 57% कचरा यमुना में फेंका जाता है। मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, आप एक बार यमुना नदी पे जाके देखो, जब आप देखो ना यमुना घाट जो है वो कितना गंदा हो चुका, मतलब यार यहाँ पे हर जगह इतनी ज़्यादा पॉलीथीन से, मैं खुद गई थी, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को, इतना गंदा था ना आप लोगों का देखने का मन नहीं करेगा। तो अब वो इतना गंदा क्यों है, क्योंकि दिल्ली का लगभग 57%, आप देख रहे हो 50% से भी ज़्यादा कचरा यमुना में ही फेंका जाता है। और इस नदी का जल घरेलू उपयोग, सिंचाई, मत्स्य उद्योग, अभी मत्स्य का मतलब होता है मछली, ठीक है ना, यानी जो मछली का जितना भी बिजनेस होता है वो, और पीने आदि के लिए अयोग्य है। यानी कि अब इस नदी का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि हम इसे अपने घरेलू उपयोग में नहीं ले सकते हैं, सिंचाई में नहीं ले सकते हैं, मछली उद्योग में भी नहीं ले सकते, पीने के लिए तो बिल्कुल ही इसका यूज़ नहीं कर सकते। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आधी से ज़्यादा नदियां प्रदूषित की श्रेणी में आती हैं। अब एक सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से हमारे भारत में जितनी भी नदियां हैं, अगर 100 नदियां हैं तो उनमें से आधी से ज़्यादा, यानी कि 60 ले लो, 70 ले लो, 65, 75, तो वो सारी नदियां जो है प्रदूषित की श्रेणी में आती है, यानी इतनी नदियाँ गंदी हो चुकी हैं। इट्स हाई टाइम टू अलर्ट कि अब हम अपनी नदियों को गंदा ना करें, ठीक है। तो नगरों का गंदा पानी नदियों के 75% प्रदूषण का कारण है। तो अब हमारे नगरों का जितना भी गंदा पानी है, यानी देखो क्या होता है, हमारे यहाँ से जितना भी गंदा पानी निकलता है, ये पूरी एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेती हूँ, एक सोसाइटी है पूरी, ठीक है ना, यहाँ से जितना भी सारा गंदा पानी निकले, जितना भी कूड़ा करकट निकला है, सबको कहाँ छोड़ दिया जाता है, नदियों में, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से नगरों से जितना भी गंदा पानी निकला है, गंदा कूड़ा कचरा निकला है, ये सब नदियों के 75 प्रदूषण का कारण है। यानी 25% तो होता होगा जहाँ से होता होगा, लेकिन 75% नदियों के अंदर गंदगी हम लोग ही फैला रहे हैं। और 25% प्रदूषण जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट का परिणाम है। अभी औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं वो भी अपना सारा कूड़ा कचरा नदियों में ही फेंकते हैं, तो ये भी एक कारण हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में नदियों के प्रदूषित होने के मुख्य कारण, यानी अब हमारे इंडिया में नदियाँ इतनी प्रदूषित क्यों हो रही है, तो इनसे मेन रीजंस क्या है, मेन कारण क्या है। तो फर्स्ट है औद्योगिक कूड़ा, यानी जितनी भी फैक्ट्री वगैरह से कूड़ा निकलता है वो सब नदियों में फेंक देते हैं, तो ये एक कारण हो गया, ठीक है। उद्योगों से निकलने वाले कचरे, रसायन यानी कि केमिकल्स, ठीक है, तो उनके मिश्रण और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है। इन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमारी नदियाँ जो है उनका जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। सेकंड है हमारा कृषि अपशिष्ट। अब कृषि अपशिष्ट से मतलब है मेरा कि खेती बाड़ी करने के टाइम पे जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है। देखो अब मैंने क्या किया, जैसे कि सोचो फसल उगाई है मैंने, ठीक है ना, ये मेरा खेत है, ये मैंने फसलें उगा दी। अब मेरी फसल कटाई का टाइम आ गया तो मैंने अपनी सारी फसलें काट दी। अब यहाँ से जितना भी कूड़ा कचरा निकला मैंने इनको साफ़ किया और जाके नदियों में फेंक दिया, तो ये भी एक कारण हो गया मेरी नदियों के गंदे होने का। तो खेती से निकलने वाला कूड़ा, रसायन, उर्वरक और कीटनाशक नदी के जल को दूषित करते हैं, तो ये हो गया हमारा दूसरा कारण।
थर्ड है हमारा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को इंग्लिश में एसिड रेन बोलते हैं। देखो मैं नॉर्मल आपको बता देती हूँ एसिड रेन क्या होता है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट यूनिट में मुझे आपको पढ़ाना है कि एसिड रेन होता है क्या है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो आप लोगों को पता है बारिश कैसे होती है। ये यहाँ पे एक कोई भी पानी की जगह वो ले लो, नदी ले लो, समुद्र ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इतनी तेज़ रोशनी पड़ रही है कि जो पानी है भाप बन के ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो तापमान ठंडा होता जाता है। तो अब इतना तापमान आ जाता है कि वहाँ पे जाके ये भाप बादल में बन जाते हैं, ठीक है। और फिर बूंदों की फॉर्म में ये जो पानी होता है ये बारिश बनकर नीचे धरती पर वापस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो हुई ये तो हो गई हमारी वर्षा। अब अम्ल वर्षा क्या होती है, जितना भी केमिकल, देखो अब ये मेरा पूरा एनवायरनमेंट ले लो आप, ठीक है, कि ये बहुत सारी यहाँ पे गैसेज है, कुछ जो बहुत हार्मफुल गैसेज है वो हमारे हवा में पहले से हैं, ठीक है ना, ये हवा में इकट्ठी हो गई हैं। अब जैसे ही बारिश होगी तो बारिश की बूंदों के साथ ये जो गैसेज है ये भी नीचे धरती पर आ जाएंगी और ये जो वर्षा हो जाएगी इसको हम बोल देंगे अम्ल वर्षा। तो आई होप आपको ये एसिड रेन समझ आया होगा, ठीक है। अम्ल वर्षा जो है इसमें है बारिश भी प्रदूषण साथ लाती है ना कि लेती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रदूषित हवा के साथ गिरती है। अभी मैंने आपको बताया जब बारिश गिर रही है यहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हवाएं हैं, तो जब बारिश की बूंदें गिरेंगी वो अपने साथ साथ उन गैसेस को नीचे लेंगी तो फिर वो बन जाती है एसिड रेन। तो इसमें बारिश की बूंदों के साथ साथ प्रदूषण भी नीचे आता है और ये जल, ये जो प्रदूषित मतलब ये जो अम्ल वर्षा का जो पानी होता है ये मिट्टी में पहुंचकर हानिकारक पदार्थों को उत्पन्न करता है। ये पानी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये भी एक कारण हो गया हमारे जल प्रदूषण का, नदियों में प्रदूषण का। अब फोर्थ हमारा जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव भी नदी प्रदूषण का एक कारण है। यहाँ पे नदी मैंने गलत लिखा है, नदी आएगा ऐसे, ठीक है। तो जहाज़ों से नहीं, देखो अब जैसे पूरा मेरा समुद्र हो गया, अब यहाँ पे मेरा एक जहाज चल रहा है, ठीक है, समझ लो ये मेरा एक जहाज चल रहा है। अब ये चलते चलते इसमें से थोड़ा सा तेल का रिसाव होता रहता है जो समुद्र के पानी में मिलता रहता है। तो इससे भी ये भी एक कारण है मेरे समुद्र के पानी में गंदगी होने का। आई होप ये वाला पॉइंट समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है नदियों में प्रवाहित किए गए घरों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब वही कूड़ा कचरा और गंदे नाले नदियों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देते हैं। तो नदियों में जो भी हमारे घरों का कूड़ा कचरा निकलता है उसको फेंक देते हैं हम लोग, और गंदे नालों का जितना भी मतलब गंदे नालों को भी क्या करते हैं नदियों से जोड़ देते हैं कि इनका भी जितना कूड़ा कचरा है, जितना भी गंदा पानी है वो सब जाके नदियों में गिर जाए, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है हमारे नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, हमारी नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्लास्टिक थैले और वस्तुएं, यानी प्लास्टिक के बैग्स हो गए, फिर प्लास्टिक की कोई भी चीज़, ठोस अपशिष्ट या फिर फूल मालाओं को नदियों में बहाना भी प्रदूषण का एक कारण है। हम किसी भी चीज़ को अगर हमारे नदियों वगैरह में डालते हैं तो वो एक प्रदूषण का कारण ही बनेगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलाशयों में पशुओं का नहलाना, वाहनों और कपड़ों को धोना भी प्रदूषण का कारण है। अब ये जलाशय क्या होते हैं, जलाशय में हर चीज़ आती है जिसमें पानी मतलब पानी वाली सारी चीज़ें, इसमें नदी, तालाब, समुद्र, हर चीज़ आ जाती है तो उनको जलाशय बोलते हैं, ठीक है। तो जलाशय में अगर हम अपने पशुओं को नहला रहे हैं, अपने वाहन साफ कर रहे हैं, कपड़ों को धो रहे हैं तो ये भी एक प्रदूषण का कारण है जिसकी वजह से हमारी नदियाँ प्रदूषित होती हैं। मानव अवशेषों को नदियों में बहाना प्रदूषण का ही एक कारण है। अब देखो मानव अवशेष क्या होगा, यानी कि देखो हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है, अगर किसी की डेथ होती है तो उनकी मतलब उनको दाह संस्कार करने के बाद जो उनकी राख होती है, हड्डियाँ वगैरह बचती है, जो उनके अवशेष बचते हैं उनको नदियों में बहा दिया जाता है, किसी भी पवित्र नदी में बहा देते हैं। मैक्सिमम लोग गंगा नदी में बहाते हैं, तो ये भी एक प्रदूषण का कारण हो गया, ठीक है। आंशिक रूप से जला हुआ शरीर और मृत शरीर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा करता है, क्योंकि देखो क्या होता है, एक जला हुआ शरीर या फिर एक मरा हुआ शरीर, ठीक है, यानी कि जो शरीर मतलब जिस शरीर में अब जान नहीं बची है, आदमी मर चुका है, तो क्या होता है, देखो आप लोगों ने भी देखा होगा अगर कोई मर जाता है तो धीरे धीरे वो बॉडी जो है डिकम्पोज होने लगती है, डिकम्पोज यानी कि सड़ने लगती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा देर तक डेड बॉडी को रोकते नहीं है, तो फटाफट दाह संस्कार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं फिर बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, गलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे को भी पैदा करता है। तो इसीलिए हमें जितने भी मतलब जो ये मानव अवशेष होते हैं इन्हें नदियों में नहीं बहाना चाहिए। अभी तो क्या होता है, कोरोना टाइम पे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको सीधा सीधा नदियों में बहा रहे थे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा जलाशय के पास खुले स्थानों पर कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोग भी नदियों के प्रदूषण में योगदान करते हैं। देखो क्या होता है, कई बार जैसे नदियां हैं, अब इनके किनारे घाट पर लोगों ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर लिए कि हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे, हम ये करेंगे,
तो ये भी एक कारण होता है नदियों के प्रदूषण का, क्योंकि क्या होता है, लोगों ने खाया पिया नदियों में फेंक दिया, कुछ भी गंदगी हाथ में कुछ भी आया नदियों में फेंक दिया, तो ये भी एक कारण होता है हमारे नदियों के प्रदूषण का। तो ये जितने भी रीजंस थे मैंने आपको सब क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा कार्रवाई योजना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, भारत देश में गंगा नदी पवित्र नदियों में से एक है। आप लोगों को भी पता है हमारे इंडिया के अंदर गंगा नदी को कितना ज़्यादा पवित्र माना जाता है। गंगा भारत देश की प्रमुख नदी है, हाँ ठीक है। लोगों की धार्मिक भावनाएं और आस्थाएं इस नदी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, हम लोगों की धार्मिक भावनाएं और आस्थाएं इस नदी से जुड़ी हुई है, ये सब आप लोगों को पता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नदियों में अपशिष्ट पदार्थों के फेंके जाने तथा धार्मिक रीति रिवाजों के चलते गंगा जैसी पवित्र नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही हैं। अब देखो क्या होता है, गंगा नदी में हम इतना ज़्यादा कूड़ा करकट फेंकते जा रहे हैं अपने धार्मिक रीति रिवाजों के कारण भी, तो इससे क्या रहा, हमारी नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। देखो मैं मानती हूँ फ्रेंड्स कि हाँ, हमारे रिचुअल्स अपनी जगह, रीति रिवाज करने चाहिए, हमें अपनी गंगा मैया की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन हमें इस काम को इस हिसाब से करना चाहिए, ये ध्यान में रख के करना चाहिए कि हमें अपनी गंगा नदी को या फिर किसी भी नदी को गंदा नहीं करना है, क्योंकि देखो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इतनी गंदगी अगर हम फैलाएंगे, हमें आगे चलकर पीने का पानी नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को अपने बारे में सोचते हुए उसके साथ साथ हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना पड़ेगा कि अब आगे चलकर जो पीढ़ियां आएंगी हम क्या चाहते हैं कि उन्हें गंगा नदी देखने को ही ना मिले। हाँ, इतनी गंदगी फैला दे कि वो लोग कहे तो नाला है। तो हमें नदियों को इतना साफ तो रखना चाहिए ना कि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी देख सके, वो भी गंगा मैया की वगैरह कर सके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, भारत ने 1985 में नदियों की सफाई के लिए गंगा कार्यवाही योजना शुरू की थी। तो भारत में 1985 में नदियों की सफाई के लिए मेन जो मतलब पूरी इवेंट शुरू किया गया था गंगा कार्यवाही के नाम से। ठीक है, जो सबसे बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ी योजना थी जिसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 1985 में हुई थी नदियों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट है सन 1986 से 1993 तक, यानी 86 से 93 तक इस योजना को चलाया गया। इस योजना के तहत गंगा को निर्मलीकरण, देखो निर्मलीकरण का मतलब होता है साफ करने का प्रयास किया गया। तो ये जो योजना थी इसमें हमने कोशिश की थी सरकार ने कि गंगा नदी को साफ किया जाए जितना हो सकता है। वर्तमान समय में 5 लाख से अधिक आबादी वाले 100 से ज़्यादा शहरों का मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ, लाशों और जले हुए अवशेषों आदि को बहाया जाता है। आज के टाइम पे 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ऐसे 100 शहर हैं जिनका जो सारा कूड़ा कचरा नदियों में यानी गंगा नदी में फेंका जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, लाश और जले हुए अवशेष जो मैंने अभी आपको बताया उन सबको बहाया जाता है। तो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कूड़ा जो है, इतना ज़्यादा कचरा गंगा नदी में फेंका जाता है कि वो हद से ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। इस योजना के दूसरे चरण में गंगा की सहायक नदियों अर्थात यमुना, गोमती और दामोदर की सफाई शामिल होने के कारण इसमें यमुना कार्यवाही योजना, गोमता कार्यवाही योजना और दामोदर कार्यवाही योजना इसमें जुड़ गई। तो देखो अब इस योजना का जो दूसरा चरण था, दूसरा स्टेप था, उसमें क्या था, गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ, यानी कि देखो ये गंगा नदी हो गई। अब जितनी भी नदियाँ गंगा में आके मिलती हैं वो हो गई सहायक नदियाँ। ये 5 नदियाँ मैंने आपको दिखा दी कि ये गंगा में आके मिल रही है, ये मेन है मेरी गंगा नदी। तो सहायक नदियाँ भी आप समझ गए होंगे क्या होती है। मेन नदी से आके अगर कोई छोटी नदियाँ मिलती हैं तो उनको बोल देते हैं सहायक नदियाँ। तो गंगा के साथ साथ अब उसकी सहायक नदियों को भी साफ किया जाने लगा दूसरे चरण में। तो इसके अंदर यमुना कार्यवाही योजना, गोमती कार्यवाही योजना, दामोदर कार्यवाही योजना भी इसके साथ साथ जुड़ गई। ओके, नेक्स्ट है गंगा बेसिन नदी में भारत की लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है। क्या यानी गंगा बेसिन नदी जो है उसमें भारत की लगभग 35% पॉपुलेशन जो है वो वहाँ रहती है। गंगा नदी वर्तमान में भारत की प्रदूषित नदियों में से एक है। इसमें लगभग हर रोज़ 1 बिलियन लीटर सीवेज डाला जाता है। सीवेज का मतलब गंदा पानी, कूड़ा कचरा सब कुछ। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गंगा के प्रति 100 मिलीलीटर जल में 60,000 से ज़्यादा कोलिफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं जो मानव के लिए हानिकारक है। अगर हम 100 ml देखें, यानी सिर्फ 100 ml, तो उसके अंदर सिर्फ 60,000 ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप लोग सोच सकते होंगे हमने गंगा का पानी किस हद तक गंदा कर दिया है कि अब उसमें इतने ज़्यादा वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल हो गई है। कहाँ एक टाइम पे गंगा का पानी इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता था कि अगर कोई बीमारी है गंगा का पानी पी लो तो उससे बीमारी भी ठीक हो जाती थी। अब सोचो उल्टा ये बीमारी दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम।
तो स्वच्छ गंगा परियोजना का आधिकारिक नाम एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या नमामि गंगे है। तो जो स्वच्छ गंगा जो हमारी पूरी योजना था कि हमारी गंगा को साफ करने की जो योजना थी, इसका एक आधिकारिक नाम जो है वो है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या फिर नमामि गंगे। यानी कि जो उसका ऑफिशियल नेम था गंगा को साफ करने की जो पूरा योजना थी उसका ऑफिशियल नेम था एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या नमामि गंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नमामि गंगे कार्यक्रम, यानी गंगा को साफ करने का जो कार्यक्रम था। यह मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम मिशन है। यानी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा मिशन है, ये नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम मिशन है। उनका ड्रीम था कि गंगा मैया को साफ किया जाए। यह परियोजना 2014 में और मोदी सरकार द्वारा लाई गई। तो ये जो परियोजना थी इसको 2014 में मोदी सरकार द्वारा लाया गया था। इसके तहत गंगा नदी की सफाई के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मई 2015 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया। यानी कि 2015 में केंद्र सरकार ने अपने इस कार्यक्रम के लिए अगले 5 सालों के लिए 20,000 रुपये का फंड दिया, 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया कि अब हम गंगा को साफ करने में अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेंगे। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि तथा गंगा के घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए अलग से 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया। अब ये जो पूरी परियोजना चल रही है इसके तहत सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि जो है उसका अलग से फंड दिया है कि हम इसका यूज़ करेंगे और गंगा के घाटों के निर्माण के लिए, उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए, यानी कि लाइट्स वगैरह के लिए, उन्हें सुंदर बनाने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है इस पूरी परियोजना को। यह कार्यक्रम हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, पटना और केदारनाथ में कराया जाएगा। अब ये जो पूरी परियोजना है, पूरा कार्यक्रम है, इसे इन 5-6 जगह पे कराया जाएगा। कहाँ पे? हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, पटना और केदारनाथ। नमामि गंगे परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। तो देखो ये काफ़ी स्टेप्स में पूरी होगी। देखो अब इतनी बड़ी परियोजना है कि गंगा मैया को साफ भी करना है, उसके साथ साथ घाटों का निर्माण करना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है, उसके मतलब फिर एक जगह पे तो करना ही नहीं है कि सिर्फ हरिद्वार में कर लिया, अलग अलग शहरों में करना है। तो इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को अलग अलग स्टेप्स में करना है, पूरे चरणों में बांट दिया गया है। इसके द्वारा सहायक नदियों की सफाई भी की जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो इस परियोजना के द्वारा सहायक नदियों की सफाई भी की जाएगी जो आके गंगा नदी में मिलती हैं। अधिकारियों को उन शहरों का भी प्रबंधन करना है जहां से ये नदी गुजरती है। इस परियोजना का एक प्रमुख भाग पर्यटन का विकास करना है। अब जितने भी अधिकारी इस परियोजना से जुड़े हुए हैं उनका मेन मोटिव ये भी है कि जिन शहरों से ये नदियां जुड़ी हुई हैं उनका भी विकास किया जाए, यानी कि उनका भी प्रबंधन किया जाए, उन शहरों में जाके भी नदी को साफ किया जाए। और इस परियोजना का एक मेन प्रमुख भाग पर्यटन का विकास करना है, यानी कि टूरिस्ट को बढ़ावा देना, टूरिज्म को, ताकि बाहर से लोग हमारे देश में आए गंगा मैया को देखने, तो जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट अब 5 जुलाई 2016 को इस कार्यक्रम के तहत 231 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। 2016 5 जुलाई को इस परियोजना के तहत इसके साथ साथ 231 परियोजनाओं को और शुरू किया गया। इसके अंतर्गत नदी का भारी प्रदूषण स्तर और औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट कचरा और आम जनता द्वारा डाला गया कचरा भी एक मुद्दा है। तो देखो अब इसके अंदर क्या आता है कि नदियों में जितना भी भारी प्रदूषण स्तर है, जितना भी बहुत ज़्यादा हमने लेवल पर इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाया हुआ है, जितने भी उद्योगों से जितना भी अपशिष्ट आता है, कूड़ा कचरा, हम आम जनता द्वारा फैलाया गया कचरा, ये एक मुद्दा है कि इनको साफ करना है उनको। ठीक है। नेक्स्ट है नदी विकास, जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने निम्न कार्य योजना तैयार की। अब नदी विकास, जल संसाधन और गंगा संरक्षण एक मंत्रालय है जिन्होंने ऐसे इन अलग अलग कार्यों के लिए योजना तैयार की है। पीने का जल उपलब्ध कराना, स्वच्छता और ग्रामीण विकास, शहरों का विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरण, जलवायु और वन परिवर्तन। ठीक है। तो यानी ये जो पूरा मंत्रालय था इसने इन अलग अलग कार्य योजनाओं को भी तैयार किया है। नेक्स्ट हमारा निर्मल धारा, ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन। ठीक है। अब ये निर्मल धारा करके एक और परियोजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन करना आता है। तो वर्ष 2022 तक गंगा तट की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ का प्रावधान किया है। अब क्या किया? 2022 तक, यानी इस साल तक गंगा तट के आसपास जितने भी गाँव हैं उन सभी की ग्राम पंचायतों को
खुले में शौच, यानी कि देखो क्या होता है आज के टाइम पे ऐसी बहुत सी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज भी वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं खुले में जाके वॉशरूम वगैरह शौच करते हैं। ठीक है, तो उससे मुक्त कराने के लिए उन गाँव को, उस जगह को, गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिससे कि उन गाँव में जाके वॉशरूम वगैरह बनाए जाए ताकि ये लोग गंगा नदी के पास या फिर खुले में शौच ना करें। इसमें दलदली भूमि का संरक्षण करना, गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेस की स्थापना करना, गंगा तटों पर नदी विनियामक क्षेत्र लागू करना आदि शामिल है। अब ये जो हमारी पूरा प्रबंधन आ गया, यानी कैसे करना है, तो उसके अंदर जो दलदली भूमि है उसका संरक्षण करना है, उनका बचाव करना है, गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेस की स्थापना करना इसके अंदर शामिल है, और गंगा तटों पर नदी विनियामक क्षेत्र को लागू करना, ये सब इस परियोजना के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है दिल्ली वायु प्रदूषण और जनता पर इसका प्रभाव। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम सबको पता है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह होती जा रही है कि प्रदूषण का प्रभाव सेहत पर सिगरेट पीने के प्रभाव के बराबर है। तो अब हमारे दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया कि जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो उन लोगों के फेफड़े भी बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे सिगरेट पीने वाले लोगों के होते हैं। तो हम लोगों में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाय मैं तो सिगरेट नहीं पीता, तो नहीं, आप भी सिगरेट पीते हैं क्योंकि आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट है दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ एक दिन सांस लेना 15-20 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। मुझे तो अभी पता चला मैं 15-20 सिगरेट पीती हूँ। अच्छा, जोक्स अपार्ट, हमारे दिल्ली में इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है कि अगर आप यहाँ एक दिन सांस लेते हैं, एक दिन यहाँ पे रहते हैं, तो उसका मतलब है आपने दिन में 15 से 20 सिगरेट पी ली है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में हर 8 मौत में से 1 मौत के पीछे वायु प्रदूषण है। यानी अगर आप हमारे इंडिया में 8 लोग मर रहे हैं तो उनमें से एक बंदा वायु प्रदूषण की वजह से मर रहा है। भले ही 7 कैश भी मरे, लेकिन एक वायु प्रदूषण की वजह से मर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ताओं के मुताबिक बीमारियों को बढ़ावा देने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। यानी हमारे दिल्ली में आज के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को बोलते हैं ना सांस हो गया, यानी किसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांसें फूलती है, तो ये जितनी भी बीमारियां हो रही हैं ये सब वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। और भी बहुत सारी बीमारियां जो वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। वायु प्रदूषण में COPD, दिल का दौरा पड़ना, मधुमेह जैसे रोगों के होने की संभावना होती है। तो देखो वायु प्रदूषण से COPD, क्या बोलेंगे, COPD, दिल का दौरा पड़ना, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, इन जैसे रोगों की संभावना होती है कि ये आपको हो सकता है वायु प्रदूषण की वजह से। और प्रदूषण का ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है क्योंकि बच्चों के जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और वो इतने ज़्यादा पोल्यूशन को हैंडल नहीं कर पाते। दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में विश्व में जानी जाती है। यानी हमारी दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी दिल्ली फेमस है वायु प्रदूषण की वजह से। हम कहीं फेमस हो ना हो, वर्ल्ड में इस वजह से तो ज़रूर फेमस है, खुशी मनाओ। नेक्स्ट है हमारा भारत में 2017 में 12 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से हुई। यानी हमारी इंडिया में 2017 में 12 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मरे थे। नेक्स्ट है ICMR ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव का आंकलन महत्वपूर्ण है। यानी ICMR ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बोला कि हमें ये डाटा जो है इकट्ठा करना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में वायु प्रदूषण से लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, ताकि जितना भी मतलब उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो हम लोग उठा सकें। ठीक है, तो इसकी मदद से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इससे क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा डाटा कलेक्ट कर लेंगे कि किस राज्य में वायु प्रदूषण से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो इसकी वजह से फिर हम बीमारियों की रोकथाम में अपनी तरफ से पूरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं। देखो मैंने यहाँ पे सब ऐसी कोमा करके डाल दिया, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ। आप लोगों को अगर एग्जाम में लिखने में आता है तो आप हर एक पॉइंट को इलैबोरेट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट है फर्स्ट हमारा यातायात के साधन, यानी कि जो भी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मिल ही जाता है। बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, यानी हर किसी के पास अपने अपने वाहन है। तो हर कोई अपने वाहन से जाना प्रीफर करता है क्योंकि हर किसी को ट्रैफिक से बचना है। और तो इससे क्या होता है, पेट्रोल की ज़्यादा खपत होती है और पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है तो प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। निर्माण कार्य यानी कि घर के बनना, बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब सड़कें बनना, तो इनमें भी प्रदूषण निकलता है। उद्योग और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले धुएँ, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज होती है,
थर्मल पावर प्लांट होता है ऐसी जगह जहाँ पर हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, यानी हीट प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है। तो वहाँ से निकलने वाला धुआं, घरों में ठोस ऊर्जा का इस्तेमाल, कूड़े और कृषि कचरे को जलाना, डीजल जनरेटर, सड़क की धूल, तो ये सब मेन कारण हो गए वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम। तो देखो, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा हो जाना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। यानी ये पानी में इकट्ठा हो गई, जमीन में इकट्ठा हो गई प्लास्टिक जैसी चीजें, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिक प्रदूषण। इससे वन्य यानी कि वन जीवन, जंतुओं, मानवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, किसी भी प्रदूषण का असर जानवरों पर भी पड़ता है, जंगलों पर भी पड़ता है, हम इंसानों पर भी पड़ता है। हर तरीके से कोई भी प्रदूषण हमें इफेक्ट करता है। भारत हर साल लगभग 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। हमारे भारत में हर साल लगभग 56 लाख टन प्लास्टिक जो है उसे कचरे के तौर पर निकाला जाता है, फेंका जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण का बुरा प्रभाव भूमि, जलीय जीवों और पर्यावरण पर भी पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण से भूमि की उर्वरता क्षमता यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसका प्रभाव समुद्री पारितंत्र पर भी देखने को मिलता है। प्लास्टिक मानव में कैंसर तथा महिलाओं के हृदय को भी प्रभावित करता है। देखो, मैं ये बताती हूँ समुद्री पारितंत्र को कैसे इफेक्ट करता है। देखो, ये मेरा पूरा समुद्र है, ठीक है, नीचे तक पूरा समुद्र है। इसके अंदर यहाँ पे मछलियाँ मेरी, ठीक है ना, ये मछलियाँ, यहाँ पे पेड़ पौधे। अब देखो, अगर मैं देखो पेड़ पौधे का मतलब समुद्र के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं। ये मत सोचना कि हमारी दीदी को क्या होगा, दीदी पागल हो गई क्या, ठीक है। तो इसके अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम कोई कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, हम प्लास्टिक फेंकते हैं, क्या होता है? ये मछलियाँ अगर उस प्लास्टिक को खा लेंगी, ठीक, तो क्या होएगा? ये मछलियाँ मर जाएंगी। तो वहाँ पे जो पूरा जीवन चक्र चल रहा होगा, यानी कि बड़ी मछली इसे खाएगी, ये छोटी मछली खाएगी, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये नीचे जाके जब प्लास्टिक वगैरह जो है अगर ये नीचे जाके जम भी गई, ठीक है, तो इससे ये जो जितने भी यहाँ पे ये पेड़ पौधे वगैरह जो भी घास वगैरह होती है, इन सब पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, पूरा जो समुद्री पारितंत्र होता है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्सीजन आदि निकलते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं जो हमारे वायु प्रदूषण के लिए कारण है। और मैं आपको बता देती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। अगर कहीं प्लास्टिक जल रहा है तो आप कृपया करके वहाँ ना बैठे, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा एक ये आपको पार्टिकल दिख रहा है, ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे आपको ऑक्सीजन की कमी होती है और आपकी मौत दम घुटने की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा कारण है और सरकार ने प्लास्टिक के कूड़े के प्रबंधन के लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 मार्च 2016 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी किया। तो पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्रालय ने कब किया? 18 मार्च 2016 को। कौन सा प्रबंधन जारी किया? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी किया। इसके अंदर हमने प्लास्टिक के कचरे को कैसे उसको प्रबंध किया जाए, उसका यानी कैसे उसको खत्म किया जाए या फिर कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये सब आएगा। इस नियम के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और सतत विकास सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम किया गया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात की गई। तो अब ये जो नियम है इसके अंदर मतलब प्लास्टिक को नष्ट करने की जितनी भी प्रक्रियाएं थी उनको सरल बना दिया गया और सतत विकास सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम किया गया। यानी कि कोई भी चीज़ है तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांतों पर काम किया गया और मेक इन इंडिया जैसे एक अच्छे थॉट को बढ़ावा देने की बात की गई। इस अधिनियम के प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2011 का स्थान दिया गया। अब ये जो अधिनियम था इसको प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2011 का जो है जगह दे दी गई। ये देखो, ये 2016 में आया था और ये 2011 की जो एक नियम बनाया गया था 2011 में, इस वाले को उसकी जगह दे दी गई। यानी कि वो वाला हटा दिया 2011 वाला, अब ये 2016 वाला जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने लोगों को तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि हम अपने सोसाइटी को मतलब अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वगैरह बहुत कुछ चलाया, लेकिन फिर भी हमारी नदियाँ वगैरह फिर भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, सिर्फ हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से बातें नहीं मानते हैं। हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 से लेकर अब तक दुनिया में 8.3 से 9 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। यानी 1950 से लेकर अब तक दुनिया में 8.3 से 9 अरब
मेट्रिक टन प्लास्टिक जो है उतना उत्पादन हो चुका है। अगर इस कचरे को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो 4 माउंट एवरेस्ट बनाए जा सकते हैं। सोच लो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। अधिनियम की कुछ मुख्य बातें जो हैं वो मैं बता देती हूँ। प्लास्टिक कैरी बैग की न्यून मोटाई जो है वो 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई है। यानी कि जो पहले हमारे कैरी बैग्स होते हैं, जो हम प्लास्टिक की पन्नियाँ थैलियाँ लेते हैं, इनकी मोटाई पहले 50 माइक्रोन थी, तो 40 माइक्रोन थी, जो अब हटाकर 50 माइक्रोन कर दी गई ताकि इन्हें डिकम्पोज करना ईजी हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की अपील की। यूएन जनरल असेंबली ने प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया। इसमें 2022 तक भारत से ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाना भी शामिल है। यानी ये जो पूरा हमारा अधिनियम है, इसके अंदर 2022 तक भारत से ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाना भी शामिल है और इसमें समुद्री प्रदूषण को कम करने और उसे रोकने की बात कही गई है। इस बार 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई और भारत ने ही मेज़बानी की थी, यानी भारत ने ही उसको रिप्रेजेंट किया था। ये जो पूरा पर्यावरण दिवस था जिसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो भी मैंने आपको पहले ऊपर टॉपिक पढ़ाया उसको आप और अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हैं। आप अगर आपको और पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड करने हैं आप ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। मैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी। ये तो ऐसा टॉपिक है जिससे हर बच्चा बहुत पहले से ही वाकिफ़ है कि ये टॉपिक है क्या। हमने बहुत छोटे छोटे थे जब हमने अपनी सोशल साइंस की बुक के अंदर ये टॉपिक पढ़ा था। तो भोपाल गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना के रूप में जानी जाती है। 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के बाद सुबह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड से हज़ारों लोगों की जानें गई। क्या हुआ था आप लोगों को पता है ना, आधी रात को वो जो पूरी जगह थी, जो पूरा प्लांट था वो वहाँ से गैस निकलने लगी थी जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। इस घटना के दौरान लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। मिट्टी और भौमजल यानी कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया। इस गैस ने गर्भवती महिलाओं, वृद्धों एवं नवजात आदि को भी बुरी तरह प्रभावित किया। यानी कि वो जो गैस का रिसाव हुआ था वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस थी जिसने गर्भवती महिलाओं, बूढ़े लोगों एवं नवजात आदि को भी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस गैस त्रासदी के कारण लगभग हज़ारों की संख्या में लोग स्थायी तौर पर विकलांग हो गए। यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, बीमारियां हो गई, वो विकलांग हो गए। और इसके बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई जो है विकलांग पैदा हुए, तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में हैं। और ये जो सिलसिला है ये आज भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असामान्यताओं के साथ पैदा हो रहे हैं। यानी बच्चों में आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, ऐसी कमियाँ हो रही हैं जिनके साथ वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ आगे पूरी लाइफ लॉन्ग उन बीमारियों के साथ रहने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं जी पा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर आया होगा, समझ में आ गया होगा। देखो ये जो पूरा भोपाल गैस त्रासदी का टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर में इस वाले टॉपिक को अच्छे से इलैबोरेट करके भी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।